हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। सो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का क्या मतलब है? देखो, थ्रोम्बोसाइट्स का मतलब होता है प्लेटलेट्स एंड पिनिया का मतलब है कि उनका काउंट लो होना, डिक्रीज होना। तो प्लेटलेट का काउंट जब डिक्रीज हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। सो प्लेटलेट का जो नॉर्मल रेंज होता है वो कितना होता है? वो होता है 1,50,000 से 4,50,000। सो 1.5 लाख से 4.5 लाख इसकी नॉर्मल रेंज होती है प्लेटलेट्स की, पर प्लेटलेट्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। तो ये इसकी नॉर्मल रेंज है। एंड अगर ये 1.5 लाख से 1,50,000 से इनका जो काउंट है वो रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। एंड प्लेटलेट्स जब इनका काउंट लो हो जाएगा तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं? ये ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं। ठीक है, प्लेटलेट प्लग बनाते हैं, एक दूसरे के साथ चिपकते हैं, देन उसके बाद प्लग बनता है, उसके बाद ब्लीडिंग स्टॉप होती है। तो प्लेटलेट्स का काम है ब्लीडिंग को रोकना, क्लोटिंग करना। और अगर प्लेटलेट का काउंट कम हो जाएगा तो क्या होगा? ब्लीडिंग नहीं रुकेगी और माइनर कट से भी ब्लीडिंग होगी। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है? एब्नॉर्मली लो नंबर ऑफ प्लेटलेट्स। जब प्लेटलेट का नंबर लो हो जाता है, प्लेटलेट्स को और हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स इन द ब्लड दैट कॉजेस एबनॉर्मल ब्लीडिंग एंड ब्रूजिंग। तो इससे क्या होता है कि प्लेटलेट का काउंट अगर कम होता है तो एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है, कहीं से भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, और अगर छोटा सा भी कट लगा तो ब्लीडिंग काफी देर तक होती रहती है। एंड ब्रूजिंग का क्या मतलब होता है? ब्रूजिंग होता है कि आपने स्किन के ऊपर वो पर्पलिश या फिर रेडिश डिस्कलरेशन देखी होगी कि ऐसे पैचेस से बने होते हैं स्किन के ऊपर। तो वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि स्किन के अंदर यानी कि बॉडी के अंदर कोई ब्लड वेसल रप्चर हुई है या फिर कोई कैपिलरी रप्चर हुई है, जिसकी वजह से स्किन के अंदर जो ब्लड है वो कलेक्ट हो गया है, जिसकी वजह से ब्रूजिंग होती है। एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज प्लेटलेट काउंट बिलो द नॉर्मल रेंज। प्लेटलेट का काउंट नॉर्मल रेंज मीन्स 1,50,000 से कम हो जाता है। 1,50,000 प्लेटलेट्स पर माइक्रोलीटर से जब कम हो जाता है तो हम उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। और सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हम तब बोलते हैं जब प्लेटलेट का काउंट 50,000 प्लेटलेट्स पर माइक्रोलीटर से कम हो जाएगा। नाउ कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर। अब ये क्यों होता है? तो ये कॉन्जेनाइटल भी हो सकता है, बाय बर्थ भी हो सकता है, एक्वायर्ड भी हो सकता है। एक पर्सन इसको अपनी लाइफ के दौरान भी एक्वायर कर सकता है। सो सबसे पहले जो प्लेटलेट का जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, प्लेटलेट का जो काउंट है वो डिक्रीज हो रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेटलेट का जो काउंट है वो रिड्यूस हो रहा है इसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में। तो वो क्यों हो सकता है? पहला रीजन उसका ये हो सकता है क्योंकि जो बोन मैरो है वही इन सेल्स को बनाती है, ब्लड सेल्स को, प्लेटलेट्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज को बोन मैरो बनाती है। तो अगर बोन मैरो से प्रोडक्शन नहीं हो रही, डिक्रीज प्रोडक्शन हो रही है बोन मैरो से, या फिर अगर प्रोडक्शन हो रही है तो डिफेक्टिव प्रोडक्शन हो रही है, तो फर्स्ट इसका कोज क्या हो सकता है? डिक्रीज या फिर डिफेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स फ्रॉम द बोन मैरो। ऐसा क्यों होता है? तो देखो, अगर बोन मैरो में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से प्लेटलेट का काउंट रिड्यूस हो रहा है, तो बोन मैरो के साथ साथ और जो दूसरे ब्लड सेल्स हैं जिसको बोन मैरो बनाती है उनका काउंट भी रिड्यूस होगा। तो जैसे कि आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज की प्रोडक्शन पर भी अफेक्ट पड़ेगा, उनका काउंट भी रिड्यूस हो सकता है। तो फर्स्ट इसका कोज क्या हो सकता है? वायरल इन्फेक्शंस। कोई भी वायरल इन्फेक्शंस जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस C एंड एप्स्टेन बार वायरस, ये क्या करते हैं? बोन मैरो को भी इन्फेक्ट करते हैं। एंड जो बोन मैरो से जो प्लेटलेट्स का जो काउंट है वो रिड्यूस होता है, उसकी जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाती है। एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है? ये ऐसा एनीमिया है जिसमें जो बोन मैरो है वो ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस नहीं करती, तो उसको क्या बोलते हैं? एप्लास्टिक कंडीशन। जब बोन मैरो फेल हो जाती है टू प्रोड्यूस आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड ब्लड प्लेटलेट्स, तो तीनों ही जो सेल्स हैं वो नहीं प्रोड्यूस हो पाते, तो ऐसी कंडीशन को हम एप्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। इससे भी प्लेटलेट का काउंट रिड्यूस होता है। कैंसर ऑफ बोन मैरो एंड ब्लड। तो अगर कोई बोन मैरो में ही कैंसर है या फिर ब्लड का कैंसर है जैसे कि ल्यूकीमिया, तो ल्यूकीमिया क्या है? ल्यूकोसाइट्स मीन्स डब्ल्यूबीसीज का जो काउंट है वो ब्लड में ज़्यादा हो जाना।
तो अगर WBCs का कैंसर है, WBCs ज़्यादा बन रहे हैं बोन मैरो से, तो WBCs की क्या हो जाएगी, ओवर क्राउडिंग हो जाएगी बोन मैरो में, बहुत सारे WBCs बनेंगे बोन मैरो से, तो दूसरे ब्लड सेल्स को जगह नहीं मिलेगी बनने की। तो जैसे कि प्लेटलेट्स हो गए, तो प्लेटलेट्स का जो काउंट है वो डिक्रीज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा इसमें। और इसमें क्या आता है, लिम्फोमा, जो लिम्फोमा है, लिम्फ नोड्स का जो कैंसर है, अगर वो भी मैलिग्नेंट है, स्प्रेड हो जाता है बोन मैरो तक, तो क्या होता है कि जो प्लेटलेट का जो काउंट है वो रिड्यूस हो जाता है। माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम भी क्या है कि बोन मैरो का डिसफंक्शन होना, अगर बोन मैरो का डिसफंक्शन होगा तो प्लेटलेट का काउंट पर भी इफेक्ट पड़ेगा एंड प्लेटलेट काउंट रिड्यूस हो जाएगा। अल्कोहल अब्यूज, जो क्रॉनिक अल्कोहलिक पेशेंट्स होते हैं जो अल्कोहल का ज़्यादा अब्यूज़ करते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो अल्कोहल क्या करता है, बोन मैरो को सप्रेस करता है, जिससे बोन मैरो अपने ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाती। कीमोथेरेपी एंड सर्टेन एंटीबायोटिक्स, तो कीमोथेरेपी और कुछ एंटीबायोटिक्स भी क्या करते हैं, बोन मैरो को सप्रेस करते हैं। रेडिएशन थेरेपी भी बोन मैरो को सप्रेस करती है, जिससे क्या हो सकता है कि प्लेटलेट का काउंट रिड्यूस हो सकता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड, तो विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड ये क्या है, विटामिन्स हैं, और ये विटामिन्स किस लिए ज़रूरी हैं, ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के लिए। तो प्लेटलेट भी एक ब्लड सेल है, अगर ये नहीं होंगे तो जो DNA सिंथेसिस है, जो ग्रोथ है प्लेटलेट्स की या ब्लड सेल्स की, वो नहीं हो पाएगी एंड प्लेटलेट काउंट रिड्यूस हो जाएगा। अब एक कोज तो ये था कि जो बोन मैरो है वहाँ से ही डिक्रीज प्रोडक्शन हो रही है। दूसरा कोज क्या हो सकता है कि जो बोन मैरो जो सेल्स बना रही है वो तो नॉर्मल बना रही है, लेकिन जब प्लेटलेट्स बन गए हैं उसके बाद वो डिस्ट्रॉय जल्दी हो रहे हैं, तो इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, या तो डिस्ट्रॉय जल्दी हो रहे हैं या फिर अर्ली डिस्ट्रक्शन या फिर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही है प्लेटलेट की। वैसे प्लेटलेट्स का जो नॉर्मल लाइफ स्पैन होता है वो होता है 10 डेज, तो अगर 10 डेज से भी पहले वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। ये भी एक कारण हो सकता है। ये क्यों होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून क्या होता है, जिसमें हमारी इम्यूनिटी हमारे ही बॉडी सेल्स को अटैक करने लग जाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि इम्यून सिस्टम प्लेटलेट्स को अटैक करने लग जाता है। तो इसमें एक आता है इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पुरपुरा, ITP, और दूसरी कंडीशन आती है सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस। ये सारी क्या है, ये दोनों ही ऑटो इम्यून कंडीशंस है एंड इसमें क्या होता है कि जो थ्रोम्बोसाइट्स है, प्लेटलेट है, उन पर अटैक होता है तो डिस्ट्रक्शन उनकी जल्दी हो जाती है। नेक्स्ट इज इन्फेक्शंस या फिर सेप्सिस, जैसे कि बैक्टीरियमिया हो गया तो ब्लड इन्फेक्शन हो गया, सेप्सिस हो गया, तो ये कंडीशन भी क्या करती है, इम्यून सिस्टम को मेडिएट करती हैं ताकि जो प्लेटलेट्स हैं उन पर क्या होता है, अटैक होता है, अर्ली डिस्ट्रक्शन हो जाती है। देन मेडिकेशंस, कुछ मेडिकेशंस होती हैं जैसे कि कॉमन इसमें क्या है, हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। वैसे तो हेपरिन क्या करता है, ये ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करता है, बट समटाइम्स इससे क्या होता है कि अगर कोई बहुत लंबे टाइम से हेपरिन को ले रहा है तो प्लेटलेट्स का जो काउंट है इसमें वो रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट इज क्विनीन एंड सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक्स, ये भी इसी तरह से एक्ट करती हैं। इसमें भी क्या है, एंटीबॉडीज बन जाती हैं प्लेटलेट्स के अगेंस्ट, इम्यून सिस्टम मेडिएट हो जाता है। नेक्स्ट इज थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा एंड अनदर डिसऑर्डर इज DIC, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। तो ये दोनों जो डिसऑर्डर है ये ऐसे डिसऑर्डर है जिसमें हमारी ब्लड वेसल्स में स्मॉल क्लोट्स बन जाते हैं, थ्रोम्बोसिस बन जाते हैं। अब इन क्लोट्स में क्या इंक्लूड होता है, प्लेटलेट इंक्लूड होते हैं, क्लोटिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो बहुत सारे प्लेटलेट्स और क्लोटिंग फैक्टर्स में कंज्यूम हो जाते हैं इन क्लोट्स में, तो इसलिए प्लेटलेट्स का काउंट क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो इन कंडीशन में DIC है चाहे या फिर चाहे TTP है, दोनों में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज HELLP, हेल्प, इसमें क्या आता है, हीमोलाइसिस होता है, एलिवेटेड लीवर टेस्ट एंड लो प्लेटलेट्स। तो ये जो कंडीशन है ये प्री एक्लेम्पशिया की कॉम्प्लिकेशन है, प्रेगनेंसी में ये होता है। तो प्री एक्लेम्पशिया में क्या होता है कि ब्लड प्रेशर हाई होता है, साथ में ही प्रोटीन्यूरिया होता है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो प्लेटलेट है उनका काउंट भी रिड्यूस हो सकता है। लास्ट इज हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, HUS। हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम में एक तो हीमोलिटिक एनीमिया होता है, साथ में ही थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट का काउंट भी रिड्यूस होता है एंड किडनी इंजरी। तो ये भी एक सिंड्रोम है जिसमें प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाता है। अब और क्या रीजन हो सकता है, इंक्रीज प्लेटलेट सिक्वेस्ट्रेशन। सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है, देखो
स्प्लीन का साइज अगर बड़ा हो जाता है, क्योंकि स्प्लीन क्या है, ग्रेवयार्ड है ब्लड सेल्स का, आरबीसीज का, प्लेटलेट्स का, तो अगर स्प्लीन एनलार्ज हो जाता है, स्प्लीनोमेगैली हो जाता है, तो स्प्लीनोमेगैली से क्या होता है कि ये प्लेटलेट्स को ज़्यादा ट्रैप कर लेती है। ट्रैप कर लेती है मीन्स स्टोर करके रख लेती है, या फिर रिटेन आप कह सकते हैं कि उनको पकड़ लेती है बहुत सारे प्लेटलेट्स को। तो प्लेटलेट का वहाँ पर तो कोई काम नहीं है स्प्लीन में, इन्होंने तो ब्लड में सर्कुलेट होना है, वहीं पर इनका काम है। तो अगर स्प्लीन बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स को ट्रैप कर लेती है, और वो ट्रैप कब करेगी, जब इसका साइज बड़ा हो जाएगा स्प्लीनोमेगैली में, तब उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्लेटलेट सिक्वेस्ट्रेशन। तो उस केस में भी जो सर्कुलेशन है, ब्लड है, उसमें तो प्लेटलेट का जो काउंट है वो रिड्यूस हो जाएगा, जिससे प्लेटलेट अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा। नेक्स्ट इज डाइल्यूशनल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। डाइल्यूशनल नेम से ही क्लियर है कि प्लेटलेट्स क्या हो गया, डाइल्यूट हो गए हैं। अब वो कब होंगे, इट कैन रिजल्ट फ्रॉम ट्रांसफ्यूजन ऑफ सेवरल यूनिट ऑफ आरबीसीज। अगर रेड ब्लड सेल्स दे दिए बहुत ज़्यादा, तो आरबीसीज तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ब्लड में, लेकिन प्लेटलेट्स का काउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशनल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। लास्ट इज कॉन्जेनाइटल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो कुछ प्लेटलेट डिसऑर्डर क्या है, बाय बर्थ ही होते हैं, जिसमें प्लेटलेट का काउंट कम होता है, जैसे कि ए मेगा कैरियोसाइटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एब्सेंट रेडियस सिंड्रोम। तो ये दो कंडीशन है जो कि बाय बर्थ ही प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट इज साइन एंड सिम्टम। सो साइन एंड सिम्टम्स कैसे, देखो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब प्लेटलेट का काउंट रिड्यूस होना, और प्लेटलेट क्या करते हैं, ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं। तो अगर प्लेटलेट नहीं होंगे तो ब्लीडिंग होती रहेगी, तो यही इसके साइन एंड सिम्टम है। तो ब्लीडिंग ऑन द स्किन के ऊपर ब्लीडिंग दिखाई देना, कैसे दिखती है वो भी हम देखेंगे, इज यूजुअली द फर्स्ट साइन ऑफ लो प्लेटलेट काउंट। लो प्लेटलेट काउंट का फर्स्ट साइन है ये कि ब्रूजिंग, स्किन के ऊपर ब्रूजिंग दिखेगी। तो वो इस तरह से होती है, देखो तीन चीजें होती हैं, एक होती है पेटेकिए, एक होता है पिरप्यूरा एंड एक होता है एकाइमोसिस, या फिर जिसको हम ब्रूजिंग भी कह देते हैं, ठीक है। पेटाइके क्या होते हैं, पेटेकिए होते हैं वेरी स्मॉल पिन पॉइंट, छोटे छोटे से इस तरह से निशान, इसको हम क्या बोलते हैं, पेटेकिए बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे माउथ के इनसाइड नजर आ रहे हैं छोटे छोटे से रेड कलर के स्पॉट्स, दैट इज पेटाकिए। और ये पेटाकिए कितने, 3 मिलीमीटर से भी कम डायमीटर के होते हैं, इनको बोलते हैं पेटाकिए। अब पिरप्यूरा क्या होता है, पिरप्यूरा होता है लार्जर देन पेटाकिए, इससे बड़े होते हैं, और ये 3 to 10 मिलीमीटर के होते हैं, ठीक है, 3 मिलीमीटर से लेके 10 मिलीमीटर के। तो यहाँ से आप देख रहे हैं, तो ये 10 मिलीमीटर यहाँ तक हो सकते हैं, 10 मिलीमीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर तक हो सकते हैं। और ये दोनों ही क्यों होते हैं, जैसे कि कैपिलरीज में अगर कोई ब्लीडिंग हो रही है, तो कैपिलरीज का बर्स्ट होने के कारण अगर स्किन के अंदर कोई ब्लीडिंग हो रही है तो वो शो करते हैं पेटाकिए एंड पिरप्यूरा। अब नेक्स्ट आता है एकाइमोसिस। एकाइमोसिस क्या है, लार्ज, इस तरह की ब्रूजिंग दिखाई देनी। तो ये लार्ज है, ये कितने मिलीमीटर से हो सकते हैं, 10 मिलीमीटर से भी बड़े हो सकते हैं। तो लार्ज पैचेस अगर आपको दिखाई दे रहे हैं उसको बोलते हैं एकाइमोसिस। और ये किसका साइन है, इसको हम ब्रूजिंग भी बोलते हैं। और ये साइन इसका है कि जो ब्लीडिंग का साइन है कि स्किन के अंदर ब्लीडिंग या फिर ब्लड एक्यूमुलेट हुआ है, तो वो हो सकता है किसी भी ब्लड वेसल के रप्चर होने के कारण। और ये सभी जो कंडीशंस हैं ये हमें देखने को मिलती है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में, क्योंकि यहाँ पर प्लेटलेट का काउंट कम है और ब्लीडिंग ईजिली हो रही है। तो स्मॉल रेड या फिर पर्पल कलर के स्पॉट्स स्किन पर दिखाई देंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेटेकिए बोलते हैं। ऑफन अकर्स ऑन लोअर लेग, और लोअर लेग पर ये ज्यादा देखने को मिलते हैं। इजी ब्रूजिंग, इजिली, वैसे तो ब्रूजिंग हमें कब होती है, जो इस तरह के एकाइमोसिस है या फिर ब्रूजिंग, ये तब होती है जैसे सपोज कि नर्सिस स्टाफ को ये बहुत ज़्यादा होती है कि हॉस्पिटल में बेड लग गया लेग पर या आर्म पर कुछ लग गया तो निशान पड़ा होता है नेक्स्ट डे ब्लूइश कलर का। तो ब्रूजिंग वैसे तब होती है जब हमें कोई इंजरी होती है, लेकिन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में ऐसे ही बिना इंजरी के ही कहीं भी क्या है, पर्पल या फिर ब्राउन और रेड कलर के ब्रूजेस नजर आएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिरप्यूरा बोलते हैं, या फिर बड़े अगर साइज के है तो उसको एकाइमोसिस बोलते हैं। तो पेटाकिए एंड पिरप्यूरा जो है वो इजिली देखने को मिलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में। प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग इवन फ्रॉम माइनर कट, छोटा सा कट लग गया, थोड़ी देर बाद क्या है, ब्लीडिंग रुक जानी चाहिए, लेकिन प्लेटलेट का काउंट कम होने की वजह से रुकती नहीं है, प्रोलॉन्ग होती है। नोज ब्लीड्स, एपिस्टेक्सिस, नोज ब्लीड बहुत
कॉमन देखने को मिलती है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में। ब्लीडिंग फ्रॉम टिथ, वेजाइनल ब्लीडिंग, अनयूजुअल जो एबनॉर्मल प्लेसेस है वहां से ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि वेजाइना से। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुएशन जो है वो हैवी हो सकते हैं। टिथ ब्लीडिंग, जैसे कि अगर टंग बाइट हो गया थोड़ा सा तो वहां से एबनॉर्मली ज़्यादा देर तक ब्लीडिंग चलती रहेगी। टूथ रिमूवल हुआ है, कोई छोटा सा भी प्रोसीजर हुआ है, डेंटल प्रोसीजर हो गया कोई, उसके बाद ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, सर्जरी के बाद नहीं रुकेगी। ब्लड इन यूरिन और स्टूल्स, यूरिन में प्रेजेंट हो सकता है ब्लड, क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग का वो साइन है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में अगर ब्लीडिंग हो रही है इंटरनल तो स्टूल्स में ब्लड आएगा, स्टूल्स ब्लैक एंड टेरी कलर के नजर आएंगे। ब्लीडिंग इन द ब्रेन, ये बहुत रेयर है लेकिन सीवियर केसेस में क्या हो सकता है, ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकती है, जिसके साइंस क्या है, हेडेक रहेगा, प्रोलॉन्ग हेडेक काफ़ी टाइम तक, नेक स्टिफनेस रहेगी, और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि जो लेग्स या फिर आर्म्स हैं उनमें वीकनेस आ जाएगी, स्लर्ड स्पीच हो सकती है, ये इनके साइंस हैं। नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक। अब डायग्नोस्टिक टेस्ट इसके लिए क्या होंगे, सबसे पहले मेडिकल हिस्ट्री लेंगे कि पेशेंट की कोई हिस्ट्री तो नहीं है प्लेटलेट या फिर ब्लीडिंग डिसऑर्डर की। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो हमको पेटैकी एंड परप्यूरा नजर आएंगे। सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे जिसमें हमें प्लेटलेट का काउंट पता चलेगा। बोन मैरो एस्पिरेशन एंड बायोप्सी, सम केसेस में हम बोन मैरो को एस्पिरेट करते हैं, बायोप्सी करते हैं कि कोई कैंसर तो नहीं है, बोन मैरो सप्रेशन, उसको देखने के लिए। नेक्स्ट इज ब्लीडिंग टाइम देखते हैं, क्लोटिंग टाइम एंड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ये सभी यही बताते हैं कि क्लोटिंग कितने टाइम में हो रही है। देन एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड या फिर सीटी स्कैन, स्प्लीनोमेगैली, स्प्लीन के साइज को या फिर उसकी एनलार्जमेंट तो नहीं है उसको चेक करने के लिए। अब ट्रीटमेंट इसका क्या करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स डिपेंड किस पे करता है, अंडरलाइन कोज क्या है। तो अगर मेडिकेशन है, जैसे कि हमने हेपरिन इंड्यूस पढ़ा या फिर और कोई जो एंटीबायोटिक्स है, अगर उनके कारण हो रहा है तो हम उसको डिसकंटिन्यू कर देंगे। ट्रीटिंग अंडरलाइन इन्फेक्शंस और इम्यून डिसऑर्डर, अगर कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से हो रहा है तो हम उसके लिए प्रॉपर एंटीबायोटिक लेंगे। इम्यून डिसऑर्डर, अगर इम्यून डिसऑर्डर है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं ऑटो इम्यून कंडीशन के लिए। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसे कि प्रेडनिसोलोन, वो क्या करता है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। अब इम्यून सिस्टम, क्योंकि कई कंडीशन जिसमें प्लेटलेट का काउंट रिड्यूस हो रहा है वो किसके कारण हो रही है, ऑटो इम्यून कंडीशन के कारण हो रही है, जिसमें इम्यून सिस्टम ही प्लेटलेट को अटैक कर रहा है। तो उसमें अगर इम्यून सिस्टम को ही सप्रेस कर देंगे तो क्या होगा कि जो प्लेटलेट का काउंट है वो नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में हो रहा था या फिर जो ल्यूपस कंडीशन है उसमें हमने देखा था। बट इसमें क्या है, जब हम इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं तो जो पर्सन है वो और इन्फेक्शन से ससेप्टिबल हो जाता है, तो उसको क्या है, प्रॉपर इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशंस लेनी है, जो इलनेसेस है, वायरल इलनेसेस है उनके लिए, और भी बहुत सारी प्रिकॉशंस रखनी होती हैं। नाउ मेडिकेशन टू स्टिमुलेट प्लेटलेट प्रोडक्शन, प्लेटलेट की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए भी मेडिकेशंस होती हैं, जैसे कि थ्रोम्बोपोइटिन रिसेप्टर एगोनिस्ट एंड इंटरल्यूकिन 1 तो ये दो मेडिकेशन है, ये प्लेटलेट के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करती हैं। और सीवियर केसेस, अगर प्लेटलेट बहुत ज़्यादा लो हैं तो क्या करते हैं, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करते हैं। और स्प्लेनेक्टमी, अगर स्प्लीन का साइज एनलार्ज हो रहा है तो उस केस में हम क्या करेंगे, स्प्लेनेक्टमी करेंगे, क्योंकि ये कोज हो सकता है किसका, प्लेटलेट के काउंट के रिड्यूस होने का। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करेंगे, जैसे कि एल्कोहल अब्यूज के कारण अगर हो रहा है तो एल्कोहल को क्विट करना होगा। पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि वो इंजरी से अपने आप को सेफ रखे, जैसे कि अगर कोई आउटडोर एक्टिविटीज़ है वो कम करके स्विमिंग करे तो स्विमिंग में थोड़े कम चांसेस हैं इंजरी के। और पेशेंट को बोलेंगे कि आप रेजर ना यूज़ करें, जो ब्लेड रेजर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रेजर्स यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह। और पेशेंट को एजुकेट कर सकते हैं कि अगर पेन हो रहा है तो उसके लिए जो एस्पिरिन है एंड आइबुप्रोफेन जो एनसैड्स हैं वो अवॉइड करने हैं, पैरासीटामोल यानी कि एसिटामिनोफेन ले सकते हैं। So I hope आपको thrombocytopenia क्लियर हुआ हो, and if you understood this video then please like, subscribe and share to my channel. Thank you for watching.